नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति से की केजरीवाल की शिकायत, मनीष सिसोदिया के बयान से अफसर नाराज, नियम स्पष्ट करने की मांग। विलय से पहले जनता परिवार में सामने आए मतभेद, मांझी को साथ लाने के लालू के बयान से जेडीयू नाराज, कल 6 पार्टियों की होगी बैठक। सिंदरी खाद कारखाना फिर होगा शुरू, कैबिनेट ने पीएसएलवी के लिए जारी किए 3100 करोड़ रुपए, निवेश बढ़ाने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन। स्थायी समिति ने नेट निरपेक्षता को माना जरूरी, पहली बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल, जल्द आएंगी सिफारिशें। वायुसेना ने हासिल की नई उपलब्धि, सड़क पर उतारा लाखों विमान, चुनिंदा देशों में भारत हुआ शामिल। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। दिल्ली में जारी गतिरोध के बीच आज बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि केंद्र जल्द ही इस विवाद को सुलझाने की पहल कर सकता है। लेकिन इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग की तरह है और उनकी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। उप मुख्यमंत्री के इस बयान पर आईएएस एसोसिएशन ने गहरी नाराजगी जताई है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से जारी गतिरोध के बाद दिल्ली के प्रशासन में नियमों की स्पष्टता की मांग तेज हो गई है। आईएएस एसोसिएशन की बैठक में सीएम और एलजी के बीच विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। बैठक में तय किया गया कि अधिकारी इस विवाद में पक्षकार बनने से बचें। 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जाए, उसको इमीडिएटली दिल्ली के लिए बनाया जाए और उसको सुचारू रूप से काम करने दिया जाए, ताकि एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड पे इस टाइप के मामले जिसमें इतनी कला रही है पिछले 3-4 दिनों में या थोड़े कुछ महीनों में, वो खत्म की जा सके। इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये कहकर नौकरशाहों को और भी नाराज कर दिया कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चल रही है। हम वही कर रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं और संविधान ने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को जो अधिकार दिए हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बातचीत से ही इस विवाद का हल निकल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रपति उन पर गौर करेंगे और उनको बदलवाने का प्रयास कर सकते हैं। पर आप बताएं ना, ये हटाएं, इससे हमें ये दिक्कत आ रही है। जो बेसिक व्यवस्था है वो तो कोई नहीं बदल सकता। हर एक यूनियन टेरिटरी में जो चुनाव आता है आदमी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, जो भी हो, उसके अनुसार पावर उसके हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि है। इस विवाद के बीच गुरुवार को बीजेपी नेता भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को राय दी है कि वे उपराज्यपाल सचिवालय से आए हर आदेश को आंख मूंद कर ना माने। इससे पहले मुख्यमंत्री, एलजी और गृह मंत्री समेत कई नेता राष्ट्रपति से मिलकर अधिकारों की इस लड़ाई में हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तो अधिकारों की इस लड़ाई पर तकनीकी पहलू और किस तरीके से संवैधानिक अधिकार हैं, दोनों ही के पास, यानी कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के पास, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं राज्यसभा के पूर्व महासचिव वीके अग्निहोत्री साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो शुरुआत में करूं अगर उपराज्यपाल महोदय, और क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर यानी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, ऐसे में किस तरह के अधिकार है और कितने फर्क है दूसरे राज्यों के अधिकारों से? जहाँ तक कि संविधान का क्षेत्र है, तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि जहाँ तक ये जो राज्य है, संघ क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, इन पर भारतीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के माध्यम से या एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से वहाँ का प्रशासन चलाता है। और इसलिए एक तरह से ये राष्ट्रपति शासन टाइप चीज है। और जैसा आपने खुद ही कहा कि ये एक पूर्ण राज्य नहीं है, ये आंशिक राज्य कहा जाता है, इसको हाइब्रिड स्टेट कहा जा सकता है, इसको रेस्ट्रिक्टेड स्टेट भी बोला गया है कहीं कहीं। तो
यहाँ पर उपराज्यपाल के जो अधिकार है, स्पेशली डिस्क्रिशनरी पावर जो दिल्ली एक्ट में उनके लिए दी गई है, वो अन्य राज्यों के राज्यपालों से बहुत भिन्न है और उनको काफी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है और उन सभी मामलों में उनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है जो कि दिल्ली असेंबली के क्षेत्र के बाहर है। अब मैं अगर आऊं उस विवाद जहां से शुरू होता है, यानी कि प्रमुख सचिव की नियुक्ति को लेकर और इस तरह के दूसरे जो वरिष्ठ आईएएस कैडर है उसकी नियुक्ति या फिर ट्रांसफर्स को लेकर, क्या ये वाकई इस तरह के अधिकार हैं उपराज्यपाल के पास कि वो बिना चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के बिना कोई फैसला करें और उसको आगे बढ़ा दे, वो माना जा सकता है? या फिर जैसे कि सरकार का दावा है कि बिना उससे पूछे उपराज्यपाल इस तरह के कदम नहीं उठा सकते, वो गैर संवैधानिक है? नहीं, ऐसा है, जहां तक कि अगेन अगर आप दिल्ली एक्ट देखें या ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स दिल्ली के देखें तो उसके हिसाब से एक तो ये बात भर के सामने आती है कि दिल्ली का कोई अपना काडर नहीं है, इसलिए उसकी जो भी अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस को हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो, उनका जो फेर बदल या जो भी है वो होम मिनिस्ट्री के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि लोग कभी गोवा से यहाँ पे आ जाते हैं, इधर से मिजोरम पहुँच जाते हैं, तो इसलिए वो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और जहाँ तक कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है, वहाँ पर लिखा गया है कि जिस इस तरह की पोस्टिंग ट्रांसफर जो भी है वो उपराज्यपाल मुख्यमंत्री से कंसल्ट करके करेगा और वो भी किसी सूरत में उसको होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल भी लेना पड़ता है। जैसे कि चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट है या कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट है या होम सेक्रेटरी की पोस्ट है या सेक्रेटरी लैंड की पोस्ट है, इसके लिए प्रायर कंसल्टेशन होम मिनिस्ट्री से लेना पड़ता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखने की है कि ये जो मुद्दा उठा है, ये एक प्रभारी एक चीफ सेक्रेटरी थे, वो छुट्टी पे चले गए, उसके जगह अभी सिर्फ प्रभारी व्यक्ति की नियुक्ति करनी थी, यानी कि टेम्परेरी काइंड ऑफ नियुक्ति होनी थी। तो अगर वो टेम्परेरी थी तो इसमें राज्यपाल को, उपराज्यपाल को यह भी अधिकार है कि अगर कोई इमरजेंसी टाइप चीज हो तो वो पहले अपना काम कर ले और फिर जिसका भी अप्रूवल लेना है, कंसल्टेशन करना हो, बाद में भी कर सकते। तो अब पहले का मुद्दा यह है कि क्या ये इमरजेंसी वाला स्थिति थी, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि 40 घंटे तक कुछ हुआ नहीं, तो उनको लगा कि भाई जो मुख्य सचिव का काम है वो तो 24 घंटे का काम है। तो ऐसी स्थिति हो गई कि जहां पर कोई मुख्य सचिव ही नहीं है, न प्रभारी है, न अपना प्रमुख है जो भी नियमित रूप से जो अपॉइंट होता है, तो उन्होंने ये सोचा अपने डिस्कशन में कि ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पर कि मुझे काम करना पड़ेगा और फिर जो भी अप्रूवल लेना है मैं बाद में ले लूंगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन में उपराज्यपाल के पास ये अधिकार हैं कि वो सीधे नियुक्ति करें और उसके बाद वो जो कंसल्टेशन का काम उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ कर सकते हैं, डिस्कशनरी या फिर कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है अगर इमरजेंसी या फिर टेम्परेरी पोस्टिंग का मामला है? नहीं, कंसल्टेशन तो उनके हिसाब से हो चुका था, क्योंकि उनके पास 2 नाम भेजे गए थे, उसमें से उन्होंने एक सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो हुई, तो अगर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में कोई मतभेद है तो फिर तो बात जो है वो आगे जाती है। तो वो आगे जाने जो है प्रेसिडेंट के पास जाने के पहले उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उनको कुछ कार्य करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो जो भी अप्रूवल लेना है वो ले सकेंगे, क्योंकि एक तरह से बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। और ये भी कहा गया है कि क्या डिस्क्रिशनरी पावर के तहत आता है, क्या नहीं आता है, वो भी डिसाइड करने का अधिकार उपराज्यपाल को ही है। तो कुछ ज्यादा ही उनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है और इस पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि क्या इतनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दी जा सकती है और उनको कुछ लिस्ट आउट करना कि किस सूरत में उनको एक्सरसाइज करेंगे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट बोलता भी रहता है कि जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है वो ऐसे नहीं आप लगा सकते, उसके लिए भी कुछ कायदे कानून बनाने चाहिए। क्या ऐसा लगता है मंत्री साहब की रूल बुक या बिजनेस जो है उसमें कहीं कोई ग्रे एरिया है जिसके चलते मैं कहूँ कि विवाद इतना बढ़ता चला जा रहा है? वो सही बात है, क्योंकि ग्रे एरिया तो है, लेकिन इसमें एक बात और बताने की भी है कि जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है उसमें आखिर में जाके तमाम चीजें कही गई ये वो, लेकिन आखिर में जाके रूल 55 है, वहां लिखा कि अगर मतभेद है
मिनिस्टर और उपराज्यपाल के बीच में, तो मिलजुल के बैठ के उनको उसका निर्णय, उसका संविधान कुछ निकालना पड़ेगा, उसका डिस्क्रेशनरी पावर हो या जो भी हो, तो उनसे मिलजुल कर बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ये उसमें लिखा गया है। तो ये जो है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मिलजुल कर और मिल बैठ के बात की जाती तो शायद इस स्थिति तक हम लोग न पहुंचते। नहीं पहुंचते। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब, तमाम तकनीकी पहलुओं को बहुत बारीकी से जो है सामने रखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस बाद दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। A far-reaching reform program. It could be government's most ambitious program yet. India's attempt to lift output and create jobs. But can the government walk the talk? What's our special program? Make in India. Realities beyond the dream. Only on Rajya Sabha Television. केंद्रीय कैबिनेट ने आज शाम हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने किसानों के हित में झारखंड में बंद पड़े सिंदरी यूरिया कारखाने को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है और उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट ने PSLV प्रक्षेपण कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 15 प्रक्षेपणों के कार्यक्रम के लिए 3,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के लिए विदेशी निवेश के मामले में भी छूट देने का ऐलान किया है। इसका मकसद विदेशी निवेश हासिल करना है। सरकार इसके लिए FEMA कानून में संशोधन भी करेगी। 5,500 करोड़ रुपए के लागत में 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पाद करने का उस संयंत्र को हम शुरू करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन को रिवाइव करने का, रिस्ट्रक्चर करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लिया है। जनता परिवार के दलों की कल होने वाली बैठक से पहले दलों के बीच मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 6 दलों वाले महागठबंधन का हिस्सा बनाने की वकालत की, जिससे जेडीयू नाराज हो गया है। लालू यादव का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में मांझी कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू को मांझी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। हालांकि 6 दलों वाले जनता परिवार के विलय का मामला काफी वक्त से अटका हुआ है। नीतीश कुमार की मांग पर ही बतौर अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने विलय समिति की कल बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर अब बीजेपी गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर ज्यादा जोर देने जा रही है। पार्टी ने इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम मोर्चों की जिम्मेदारी तय कर दी है और दूसरी ओर कांग्रेस ने भी 26 मई तक सरकार की योजनाओं की हकीकत जनता के सामने लाने का दावा किया है। बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार की उन योजनाओं का प्रचार ज्यादा करेगी जो गरीबों के कल्याण से जुड़ी हैं। इन योजनाओं में जनधन योजना, बीमा सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अटल पेंशन योजना प्रचार के केंद्र में रहेंगी। पार्टी इस प्रचार के जरिए मोदी सरकार पर गरीब विरोधी होने के आरोपों का जवाब देगी। पार्टी का लक्ष्य कम से कम उन लोगों तक पहुंचने का होगा जो हाल ही में उसके सदस्य बने हैं। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की मैं आपसे बात करता हूं। 92% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मोदी सरकार ने उनके लिए अटल पेंशन योजना चलाई है। 1,000 रुपया साल का जमा कराओ, 60 साल के बाद 1,000 रुपया। पार्टी का दावा है कि मोदी सरकार आने के बाद देश में आर्थिक हालात बदले हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में भारत के बारे में राय बदली है। लेकिन पार्टी को इस अभियान में मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के दोस्त होने के आरोपों का जवाब भी देना होगा। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस 1 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए। है कि प्रचार में, शब्दावली में, वक्तव्यों में, ऑरेटरी में ये T20 से भी ज्यादा अधिक अच्छे छक्के और चौके लगाते हैं और अब वही देख रहे हैं आप, प्रचार। लेकिन प्रचार के साथ साथ जब कार्यान्वित करने की ठोस जमीनी सच की बात आती है
तो ये टेस्ट मैच तो दूर, अबैंडन टेस्ट मैच बना देते हैं इसको। 26 मई को सरकार के 1 साल पूरा होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसकी शुरुआत 22 मई को वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली से करेंगे। सरकार संवाद नाम की एक पुस्तिका भी निकाली जाएगी, जिसे पार्टी के 10 करोड़ सदस्यों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। नेट निरपेक्षता के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति अपनी सिफारिशें जल्द ही संसद में पेश करेगी। इस मुद्दे पर स्थायी समिति ने टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों के अलावा कई पक्षों के साथ आज बैठक की। नेट निरपेक्षता के मुद्दे पर ग्राहकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर रही है। इस सिलसिले में गुरुवार को समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बैठक की गई। इसमें वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पार्लियामेंट का पूरा हक बनता है सवाल पूछने के लिए, और उस तौर से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे उन सवालों का जवाब देने के लिए। अब जैसे ही कमेटी उचित समझते हों, अगर हमें दोबारा बुलाना है अगले हफ्ते में, अगले महीने में, जब भी, हम लोग तो तैयार हैं। संसद के बजट सत्र में नेट निरपेक्षता खत्म करने की कोशिशों की निंदा तमाम दलों ने की थी। समिति के सदस्य पी करुणाकरण ने स्पष्ट किया कि नेट निरपेक्षता के मामले पर समिति के सदस्यों में एक राय है। We have made an agenda on this issue and we have given notices to the stakeholders. This IT committee has taken this issue first. Then it has become an issue. In the Rajya Sabha there was the calling attention. In Lok Sabha there is 193. So that discussion is going on. The main issue with regard to this is that the common people has to get the benefit. दरअसल नेट निरपेक्षता में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ओर से बिना भेदभाव के सभी वेबसाइट पर जाने की आजादी शामिल है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने इस मुद्दे पर बहस के लिए पिछले दिनों परामर्श पत्र जारी किया था। हालांकि सरकार संसद में साफ कर चुकी है कि वो बिना भेदभाव के सबको इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पासपोर्ट मामले में नियमों के मुताबिक ही फैसला होगा। गृह मंत्रालय का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब इस मामले पर राज्य की पीडीपी और बीजेपी के रुख अलग अलग हैं। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे विपक्षी दलों ने बीजेपी और पीडीपी पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। हुर्रियत के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पासपोर्ट के विवाद के बीच गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि पासपोर्ट के आवेदन की जांच गुण दोष के आधार पर होगी। Same verifications, whether they be the security verifications or the intelligence verifications, will be applicable to Mr. Gilani as to anybody else, and therefore anything found objectionable would be applicable to him as much to anybody else. लेकिन इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की पीडीपी और बीजेपी की सरकार में मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। कश्मीर में जो है वो आप पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे, आप अलगाववाद की भाषा बोलेंगे, आप कहेंगे कि कश्मीर को भारत से अलग करो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद करेंगे, अलगाववाद और आतंकवाद जिंदाबाद करेंगे, ये चल नहीं सकता। नॉन इशू, इन फैक्ट इट वाज, आई डोंट नो, सम वेस्टेड इंटरेस्ट वांटेड टू मेक एन इशू आउट ऑफ इट। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए इस विवाद को बेवजह उलझाया जा रहा है। The MOS home has clearly given the indication that this is purely an opportunistic call for political survival. They are playing politics with this. It's not a big problem. It's not an issue. He was asking for the passport, and this is absolutely foolish. दरअसल गिलानी को सऊदी अरब जाना है और इसीलिए उसने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। अलगाववादी नेता गिलानी का पासपोर्ट 1981 में जब्त कर लिया गया था, लेकिन 2007 में चिकित्सा कारणों से अमेरिका जाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें 1 साल के लिए तत्काल पासपोर्ट मुहैया कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बाणसागर बांध से पानी छोड़ने के विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने आज बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को भुगतान करने के बाद भी अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। यूपी सरकार ने इस मामले में केंद्रीय जल आयोग से अनुरोध किया था कि वो मध्य प्रदेश सरकार को अगले 2 महीने 2000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दें। गर्मी और बरसात की कमी के चलते उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर में पेयजल की किल्लत है। बाणसागर बांध से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पानी मिलता है। जो अनुबंध है उनके अनुसार पानी दिया जाए, उत्तर प्रदेश का पानी न रोका जाए। अगर पानी उत्तर प्रदेश का
नहीं खोलते हैं तो हम भी कुछ सोचेंगे, हमको भी मध्य प्रदेश का पानी रोकना पड़ेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने धर्म के नाम पर नौकरी देने से इनकार करने वाली मुंबई की एक निजी कंपनी से जवाब मांगा है। पुलिस ने आरोपी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाद बढ़ने पर कंपनी ने खेद जताया है। ये है मुंबई के जिशान अली खान। MBA कर चुके जिशान ने शहर की हरिकृष्णा एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन कंपनी ने आवेदन खारिज करते हुए जवाब भेजा कि उनके यहाँ एक खास धर्म के लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ जॉब अप्लाई किया। मेरे 2 दोस्तों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, लेकिन मेरा एप्लीकेशन इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मुझे एप्लीकेशन ईमेल में ऐसा लिखा गया कि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को नौकरी नहीं देते। इस जवाब से नाराज जिशान ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी कंपनी से जवाब मांगा है। अगर यहाँ किसी लड़के को वो मुस्लिम है इसलिए नौकरी नहीं देने के लिए उसको बोल दिया जाता है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम इसकी पूरी छानबीन करेंगे। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जो हमारा सेट प्रोसीजर है उसके हिसाब से हम उस पिटीशन पर गौर करेंगे और पहला स्टेप ये होगा कि हम उस कंपनी के कमेंट्स फौरन मंगाएंगे और इसका जो भी जरूरी होगा उसमें एक्शन लेंगे। उधर मामला बढ़ने पर कंपनी ने जिशान को मेल भेजकर खेद जताया। कंपनी का कहना है कि वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है और HR में एक ट्रेनी से ये गलती हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जो हाईवे पर भी लड़ाकू विमान की लैंडिंग करा सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में देश ने आज ये उपलब्धि हासिल की। वायुसेना के मिराज 2000 विमान को मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर उतारा गया। इसका मकसद आपातकालीन हालात में हाईवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करना है। मिराज 2000 लड़ाकू विमान जैसे ही गुरुवार को मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा, वायुसेना ने एक नई उपलब्धि हासिल कर दी। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि वो अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी युद्धक विमानों की आपातकालीन लैंडिंग पर विचार कर रही है। देयर आर प्लान्स फॉर द फ्यूचर कि और ऐसे स्ट्रेच आइडेंटिफाई किए जाएं, कुछ और एक्सप्रेस हाईवेज आइडेंटिफाई किए जाएं जहां पे इस तरह की अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो इस तरह की लैंडिंग की जा सकती है। इस अभ्यास के लिए वायुसेना के आगरा केंद्र ने तैयारियां की थी। इसके लिए हवाई यातायात नियंत्रण, सुरक्षा सेवा, बचाव वाहन, पक्षी निकासी दलों जैसी सुविधाएं तैयार की गईं। जानकारों के मुताबिक इससे लड़ाकू विमानों को दुश्मनों की मिसाइल से बचाया जा सकता है। During war, when you have to disperse your aircraft at various places where the enemy cannot reach it, or probably you are running short of runway, or you are trying to save the distance into the enemy territory, you want to decrease your flying time, so you place aircraft on various runways and all close to the border. कई देश आपात स्थिति में सड़क को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए रोड रनवे टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किन सड़कों पर विमान उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि और इस मौके पर देश उन्हें याद कर रहा है। दिल्ली में उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूरे परिवार के साथ श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 24वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका ने भी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और राजीव गांधी के भाषण का ऑडियो टेप भी सुनाया गया। You have to step out, accept the challenge and do something. I think that must be part of being
the younger generation at any phase in our history. Innovation, another thing that the young must strive for. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दी है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। वे 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साइबर क्रांति और पंचायती राज व्यवस्था समेत कई क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली में आत्मघाती हमले में उनका निधन हो गया था। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2015-2016 की अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा फिर से कराना ही अंतिम उपाय है। न्यायालय ने हरियाणा पुलिस से कहा है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं से लाभान्वित होने वालों का पता लगाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आने वाले मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया न करा पाने पर राज्य के 13 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा बैठक में इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। फुल मोबाइल पोर्टेबिलिटी के रास्ते में आ रही बड़ी बाधा को दूर करते हुए टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अब उपभोक्ताओं को एसटीडी मोबाइल नंबर से पहले 0 या +91 लगाने से छुटकारा दे दिया है। अभी तक अपने घरेलू नेटवर्क से बाहर किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन लगाते समय नंबर से पहले 0 या +91 लगाना जरूरी हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। अब केवल 10 अंकों का मोबाइल नंबर डायल करने से ही फोन लग जाएगा। सीरिया के प्राचीन शहर पलमाइरा पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने बुधवार को कब्जा कर लिया। ये शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। प्राचीन धरोहरों से जुड़े संगठनों ने इसे न केवल सीरियाई नागरिकों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तबाही बताया है। साल 2015 मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज हंगरी के लेखक लेस्लो को मिला है। भारत से लेखक अमिताभ घोष भी इस दौड़ में शामिल थे। लेस्लो द्वारा लिखी गई किताबों में द मेलंचोली ऑफ रेसिडेंट्स और स्तन टैंगो शामिल है। भारत को पहले पर्यावरणीय लोकतंत्र सूचकांक में 70 देशों में 24वां स्थान मिला है और लिथुआनिया इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूचकांक पर्यावरण से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियमों को लागू करने में किसी देश की प्रगति का आंकलन करता है। बैडमिंटन की नई वर्ल्ड रैंकिंग में साइना नेहवाल फिर नंबर 1 बन गयी। उन्होंने चीनी खिलाड़ी ली जुरेई को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की। वहीं भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु एक पायदान उतरकर 12वें नंबर पर खिसक गयी हैं।